हेलो दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 इसके बारे में। जो एक्ट है, हमको नाम से ही पता चलता है कि इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर मतलब क्या कि जब कोई पर्सन जॉब पे जाता है तो या किसी पर्सन को सर्विस लगती है वो टाइम पे उसको जो अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, अपॉइंटमेंट लेटर पे जो कोड ऑफ कंडक्ट लिखा रहता है, जो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन है, टर्म्स एंड कंडीशन है, वो टर्म्स एंड कंडीशन रूल्स एंड रेगुलेशन को हम लोग स्टैंडिंग ऑर्डर बोलते हैं इन फॉर्मल वे में। उसका उसके रिगार्डिंग जो कुछ भी थिंग्स है हम लोग आगे हमारे प्रेजेंटेशन में देखने वाले हैं। Before starting our presentation, we will see the three important cases। ये तीन important cases से हमको ये पता चलेगा कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स है, स्टैंडिंग ऑर्डर्स के रिगार्डिंग सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं, कि कैसे स्टैंडिंग ऑर्डर ये गवर्न होता है, उसके रिगार्डिंग हम लोग देखने वाले हैं। कि एक मिनट, ओके। तो हम लोग तीन फटाफट केसेस देख लेते हैं। एक एचआर गुड अर्थ लिमिटेड वर्सेस आर के सोनी का केस है, जहाँ पे बोला है कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स, इसका मतलब सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, ओके, कंटेनिंग इन द अपॉइंटमेंट लेटर। जैसे कि इसके पहले मैंने बोला था कि कोई भी पर्सन जब जॉब पे लगता है तो वो टाइम पे उसको जो अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, वो अपॉइंटमेंट लेटर पे जो कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन है, वो टर्म्स एंड कंडीशन एज अ स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग स्टैंडिंग ऑर्डर करके यूज़ कर सकते हैं, या हम लोग उसको स्टैंडिंग ऑर्डर बोल सकते हैं। वो स्टैंडिंग ऑर्डर जो एम्प्लॉयज़ है उनके उनसे इनकन्सिस्टेंट, उनके जो बेनिफिट्स है उनसे इनकन्सिस्टेंट नहीं होना चाहिए। दूसरा केस है राजस्थान एसआरटीसी वर्सेस कृष्णा कृष्णकांत। ये जो केस है 1995 का, यहाँ पे ऐसे बोला है कि स्टैंडिंग ऑर्डर मतलब जो स्टैट्यूटरी इम्पोज होता है, स्टैट्यूटरीली इम्पोज्ड है। स्टैट्यूटरी इम्पोज क्या होगा, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है इसके रिगार्डिंग, सर्विस के रिगार्डिंग वो बाइंडिंग रहेगा। एम्प्लॉयर के अगेंस्ट में भी बाइंडिंग रहेगा और एम्प्लॉय, ये दोनों को भी ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो बाइंडिंग रहेगा। तीसरा हम लोग केस देखते हैं रोहतक हिसर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऐसे बोला है, दोनों को भी, मैनेजमेंट एंड यूनियन दोनों भी पार्टीज को उन्होंने ऐसे बोला है कि जो स्टैंडिंग ऑर्डर है ये फेयर रिजनेबल रहने चाहिए। जो फेयर एंड रिजनेबल रहने के रहेंगे तो दोनों के भी जो इंटरेस्ट है, मैनेजमेंट और जो वर्कमैन है, उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होगा। उसके रिगार्डिंग जो हार्मोनियस रिलेशनशिप है वो मेंटेन हो गया। ऐसे ये तीन केसेस है, ये तीन केसेस से आपको पता चल ही गया रहेगा कि स्टैंडिंग ऑर्डर क्या है। स्टैंडिंग ऑर्डर कुछ इसमें हम लोग बोलते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशन है, कुछ उसमें बोलेंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग द सर्विसेज, और स्टैंडिंग ऑर्डर को कैसे रहने चाहिए, फेयर एंड रिजनेबल रहने चाहिए, जहाँ पे मैनेजमेंट और यूनियन दोनों का भी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट है, या इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 का जो डेट ऑफ इनैक्टमेंट है उसका 23 अप्रैल 1946 है। और यहाँ पे एक दिया है, एन एक्ट रिक्वायर्ड एम्प्लॉयर इन इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट्स फॉर्मली टू डिफाइन कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर देम। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली ऐसे बोला है कि जी ये स्टैंडिंग ऑर्डर में जो एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस है, ओके, इसके रिगार्डिंग जो एम्प्लॉयर्स है या ओनर है उनको राइट्स होते हैं जो टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करने के रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट। तो उसके रिगार्डिंग ये पूरा हमारा स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट है। जो ये स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट में और 15 सेक्शंस है, उसमें हम लोग ने अमेंडमेंट, ये स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 का है, लेकिन टाइम टू टाइम ये एक्ट अमेंड होते आ रहा है, वहाँ पे हम लोगों ने अमेंडमेंट भी इंक्लूड किए। फॉर एग्जांपल जो सेक्शन 10, उसमें सब पार्ट ए है वो अमेंडेड है, तो हम लोगों ने वो भी इंसर्ट किया है। जो सेक्शन 12 है उसमें ए पार्ट है वो भी हम लोगों ने इंसर्ट किया। वैसे ही यहाँ पे जितने भी अमेंडमेंट्स हुए यहाँ पे ये सेक्शन में, ये सेक्शन के चार्ट में आपको देखने को मिलेगी। जो 15 सेक्शन आप इजीली उसको मेमोराइज कर सकते हो। उसके बाद में हम लोग दो चीज़ें देखने वाली है, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रियम्बल ऑफ द स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट। की स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है और इसका प्रियम्बल क्या है। फर्स्ट हम लोग देखते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स
क्या है। तो ऑब्जेक्टिव ये है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है, तो रेगुलर स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट है, ये रेगुलर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो टर्म्स एंड कंडीशन है, वो कैसे रहने चाहिए, रेगुलर रहने चाहिए। ओके यहाँ पे कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। इन केस ऑफ फैक्ट्रीज है, फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स है, या कोई भी प्रोफेशनल वर्कर्स है, प्रोफेशनल इसमें काम करने वाले वर्कर्स है, उसके रिगार्डिंग ये रेगुलर स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट रहने, ये टर्म्स कंडीशन रहनी चाहिए। ये सेकंड हमारा ऑब्जेक्टिव्स ये है कि स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट है, ये स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट जो टर्म्स एंड कंडीशन है, ये स्पेसिफिकली किसी भी डेलीगेटेड अथॉरिटी ने रिकॉग्नाइज करना चाहिए। ओके तो रिकॉग्नाइज करने के बाद में ये क्या होगा, एनफोर्स में आएगा, तो उसके रिगार्डिंग जो एक्सप्लॉयटेशन होता है वर्कमैन का या वर्कर्स का, वो रिड्यूस हो जाएगा। हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव है, स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट से जो पीस है, ये हार्मोनियल रिलेशनशिप है, उनका प्रमोशन होता है। अगर एम्प्लॉयमेंट में दोनों भी सेक्टर से, एक मैनेजमेंट है और यूनियन है, दो मैनेजमेंट और यूनियन दोनों का भी इंटरेस्ट अगर वहाँ पे प्रोटेक्ट होता है, तो हार्मोनियल रिलेशनशिप एंड वर्किंग कंडीशन पे पीस ये प्रोटेक्ट होगा। इसके रिगार्डिंग ये तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद में देखते हैं प्रियम्बल क्या है स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट का। स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट का प्रियम्बल इट इज़ वेरी इजी, कि हम लोगों ने अब तक का देखा, अब तक जो कुछ भी देखा उससे हम लोग स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट का प्रियम्बल क्या है वो इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट क्या है। कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कर्स, जब इंडस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट होती है, वो टाइम पे एम्प्लॉयर जो कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशन क्या स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और उससे क्या होगा, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ के बीच में एक यूनिफॉर्मिटी आएगी और दोनों के भी कॉमन इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट होगा। उसके बाद में कोई भी जो स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट के जो कंडीशंस है, ओके कंडीशन ऑफ द सर्विसेज है, वो रिटर्न में होने चाहिए और कंपल्सरी फॉर्म में होने चाहिए। उसके बाद में जो स्टैंडिंग ऑर्डर है, कोई तो भी ऐसे डेलीगेटेड अथॉरिटीज़ है, उन्होंने रिकॉग्नाइज करने चाहिए। फिर से बता रहा हूँ, डेलीगेटेड अथॉरिटीज़ ने वो रिकॉग्नाइज करने चाहिए। खाली एम्प्लॉयर ने सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया, वो रूल्स एंड रेगुलेशन को उन्होंने बोला कि ये स्टैंडिंग ऑर्डर है, यू हैव टू बी फॉलो फ्रॉम द डेट, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे तो वो आर्बिट्रेरी नेचर के हो सकते हैं, इसके लिए उनको सर्टिफाइड करना कंपलसरी हो जाता है। उसके बाद में स्टैंडर्ड जो स्टैंडिंग ऑर्डर है, जो टर्म्स एंड कंडीशन है, वो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस आ जाता है। जैसे कि वंस अगर हमारे पास में कोई अपॉइंटमेंट लेटर है, अपॉइंटमेंट लेटर में जैसे सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन बताए हैं, सर्टन टर्म्स एंड कंडीशन बताए, उस टर्म्स एंड कंडीशन और रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे लिए एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है उनको फॉलो करना। ओके और स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक कोड ऑफ कंडक्ट भी बोल सकते हैं, कि एम्प्लॉयर ने और एम्प्लॉयर है और यूनियन है, ये दोनों के लिए भी क्या है, एक कोड ऑफ कंडक्ट है जो रिटर्न फॉर्म में है। तो ये ऑब्लिगेशन या ऑब्जेक्टिव्स और प्रियम्बल है स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट का। उसके बाद में देखते हैं कि स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट है ये क्या है बेसिकली। तो स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट है द मैटर टू बी प्रोवाइडेड इन द स्टैंडिंग ऑर्डर अंडर दिस एक्ट। तो सेक्शन 2 जी में और सेक्शन 3(2) में ये स्पेसिफिकली मेंशन है, ऐसे 11 पॉइंट्स उन्होंने मेंशन किए, ये 11 पॉइंट्स है ये स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट में कवर होते हैं। बेसिकली हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर्स, वर्कमैन है या क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर्स है। जो वर्कर्स है वो उनका क्लासिफिकेशन होता है, कोई परमानेंट होता है, टेम्परेरी नेचर का होता है, अप्रेंटिस रहता है, प्रोबेशनरी है, बदली वर्कर्स है। तो उसकी कैटेगरीज, ये सभी कैटेगरीज हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट में आती है। परमानेंट, टेम्परेरी, अप्रेंटिस, प्रोबेशनरीज एंड बदली, ये सब कुछ का अलग अलग सेपरेट मीनिंग है जो हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये इंटीमेटिंग टू वर्कर्स किसके रिगार्डिंग तो इंटीमेट करते हैं, उसके ड्यूरेशन के रिगार्डिंग, वर्किंग आवर्स के रिगार्डिंग, हॉलीडेज है, पे लीव है या वेजेस रेट है, ये सब कुछ पार्ट्स के रिगार्डिंग इंटीमेशन करता है वर्कमैन को स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट। शिफ्ट वर्किंग है,
स्टैंडिंग ऑर्डर जैसे कोई एक इंडस्ट्री है, एक फैक्ट्री है जहाँ पे रेगुलर शिफ्ट होती है, लेकिन सडनली फैक्ट्रीज के जो ऑक्यूपायर है या फैक्ट्रीज के ओनर है या मैनेजमेंट है फैक्ट्रीज का, उन्होंने नाइट शिफ्ट भी स्टार्ट किया, तो सडनली वो नाइट शिफ्ट स्टार्ट नहीं कर सकते, उसके पहले उनको उनका परमिशन लेना पड़ेगा, किसका, वर्कमैन का, नाइट शिफ्ट स्टार्ट करने के पहले, या उनको मिनिमम 1 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा कि हम लोग क्या करने वाले, हमारे फैक्ट्रीज में नाइट शिफ्ट स्टार्ट करने वाले, उसके रिगार्डिंग। अटेंडेंस के रिगार्डिंग भी सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, लेट कम इन के रिगार्डिंग सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, कंडीशन ऑफ प्रोसीजर फॉर अप्लाई द लीव एंड हॉलीडेज, उसके रिगार्डिंग सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ द एंटर प्रेमाइसिस, कोई भी पर्सन प्रेमाइसिस में एंटर करता है उसके रिगार्डिंग सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन है, या आउट एग्जिट करता है उसके रिगार्डिंग भी सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन है कि आपको पर्टिकुलर गेट से अंदर आना है और पर्टिकुलर गेट से ही आपको बाहर जाना है, उसके रिगार्डिंग जो रूल्स एंड रेगुलेशन वो स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट में मेंशन होते हैं। उसके बाद में क्लोजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ सेक्शंस ऑफ द इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट, ये बोला है कि जब कोई भी इंडस्ट्री होती है वहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट के रिगार्डिंग है, स्टॉपेज ऑफ वर्क है, राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द वर्कर है, उसके रिगार्डिंग सब कुछ वहाँ पे मेंशन होता है, टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट है कि कौन से वर्कर्स को आप जॉब से कब टर्मिनेट कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं कि कोई भी वर्कर्स को जॉब से निकालने के पहले एटलीस्ट 30 डेज का नोटिस उनको सर्व करना चाहिए, लेकिन कोई भी वर्कर अगर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है, उनका कॉन्ट्रैक्ट कब ख़त्म होने वाला है उनके अपॉइंटमेंट लेटर पे ही लिखा है, तो वो पर्सन को अलग से नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, उसके बाद में सस्पेंशन और डिसमिसल है कि कोई भी वर्कर्स को उसके जॉब से सस्पेंडेड कर सकते हैं फॉर द मिसकंडक्ट, मिसबिहेवियर है, ओमिशन है, इसके रिगार्डिंग एम्प्लॉयर के पास में ये राइट्स होते हैं वो पर्सन को जॉब से डिसमिस करने के। ओके, उसके बाद में अनफेयर ट्रीटमेंट, अनफेयर ट्रीटमेंट किसको, वर्कमैन को, अननेसेसरी अनफेयर ट्रीटमेंट एम्प्लॉयर नहीं दे सकता है, उसके रिगार्डिंग बहुत सारे ऐसे मैटर्स विच में भी है प्रिस्क्राइब, ये अगर ये वर्ड्स आता है तो वो अमेंडमेंट के लिए स्कोप रखता है कि आप उसके बाद में भी अमेंडमेंट करने के लिए या कुछ ऐड करने के लिए वो ये क्लॉज हेल्पफुल होता है। ये यही है कि इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 का है, लेकिन सेवरल टाइम पे ये ऐड किया हुआ है, टाइम टू टाइम अमेंडमेंट हुआ है एज पर द सिचुएशन, और यहाँ पे एक ही उनका एम है कि वर्कमैन का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ है या एम्प्लॉयर या ट्रेड यूनियन है उनके बीच में हार्मोनियस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना, एक ही बेसिकली उनका एम है। यहाँ से हमारे सेक्शन स्टार्ट होते हैं, हम लोग सेक्शन फोर्स देखेंगे। सेक्शन फर्स्ट में ये बोला है कि जो स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट है ये कहाँ तक एप्लीकेबल है, एक्सटेंड कहाँ तक है, ये स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट है एक्सटेंडेड टू द होल इंडिया, ये पूरे इंडिया के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट है ये एप्लीकेबल है, स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट ये इंडस्ट्री के लिए ये एप्लीकेबल है, कोई भी प्राइवेट प्रोफेशन है, प्राइवेट प्रोफेशन अभी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं कि फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स हैं या एडवोकेट है, एडवोकेट और डॉक्टर्स उनके चेंबर में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बिकॉज उन्होंने उनके पास में वर्क करने वाले जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं वो मिनिमम है, कम है, इसके रिगार्डिंग ये स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट किसके लिए एप्लीकेबल होगा, किसी भी इंडस्ट्री में अगर 100 और मोर वर्कर, 100 और उससे भी ज़्यादा वर्कर एनी डे ऑफ द प्रिसीडिंग 12 मंथ्स, 12 महीने से किसी भी दिन अगर उनके वर्क प्रीमाइसिस पे 100 वर्कर्स अगर काम कर रहे हैं तो उनके लिए स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट वो एप्लीकेबल होगा, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, ये दोनों के लिए भी सेम रहेगा। उसके बाद में सेक्शन 2 आता है या सेक्शन सेकंड आता है, सेक्शन सेकंड हमेशा इंटरप्रिटेशन क्लॉज रहता है या उसको हम लोग डेफिनेशन क्लॉज भी बोल सकते हैं। तो आगे देखते हैं कि कौन से डेफिनेशन यहाँ पे दिए हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन है एपेलेट अथॉरिटी का। एपेलेट अथॉरिटी मतलब जो अथॉरिटीज़ है विच इज़ अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी अथॉरिटीज़ ऑफिशियल गैजेट में अपॉइंट किए हैं फॉर द फंक्शंस ऑफ एपेलेट, अपील मैटर्स को फंक्शंस के लिए,
तो वो मैटर्स को हम लोग या वो अथॉरिटीज़ को हम लोग एपलेट अथॉरिटी बोलेंगे। ये एज रिगार्डिंग ये कोर्ट प्रोसीडिंग के रिगार्डिंग एप्लीकेबल होता है। सेकेंड डेफिनेशन है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट है या रेलवे एडमिनिस्ट्रेटिव है या रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन है, मेजर पोर्ट, माइनिंग, ऑयल फील्ड या एनी अदर केस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों भी यहाँ पे कवर होते हैं। अदर देन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों भी प्रोटेक्ट करते हैं। ये सब कुछ यहाँ उसके अंदर में कवर होता है। उसके बाद में आता है सर्टिफाइंग ऑफिसर। सर्टिफाइंग ऑफिसर मींस अ लेबर कमिश्नर्स होता है या रीजनल लेबर कमिश्नर्स है, जो जो स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट जो एम्प्लॉयर फ्रेम करते हैं, तो वो स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट का ग्रेविटी टेस्ट करने का जो राइट्स दिए हैं ये लेबर कमिश्नर के पास में होते हैं। वो ये ऑथेंटिकेट करते हैं कि ये स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट है, ये अप्रोप्रिएट है, इट इज़ एलिजिबल टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर। तो ये सर्टिफाइंग ऑफिसर्स है जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों भी टाइम टू टाइम अपॉइंट करते हैं और ऑफिशियल गैजेट में उनको नोटिफाइड करते हैं। उसके बाद में आता है एम्प्लॉयर। इसके पहले हम लोगों ने बहुत बार एम्प्लॉयर का डेफिनेशन स्टडी किया है। एम्प्लॉयर का मतलब क्या है? एम्प्लॉयर मीन्स ओनर। ओनर होता है, ऑक्यूपायर होता है एम्प्लॉयर, जो जिस पर्सन का ओवरऑल कंट्रोल होता है फैक्ट्री के प्रीमाइसेस के ऊपर में, वो पर्सन को हम लोग क्या बोलेंगे? ओनर बोलेंगे या एम्प्लॉयर बोलेंगे फैक्ट्रीज में। एज कंसर्न एज ये प्राइवेट पर्सन के रिगार्डिंग हुआ, लेकिन जहाँ पे गवर्नमेंट है, देखिए गवर्नमेंट में एम्प्लॉयर कैसे फाइंड आउट करेंगे? गवर्नमेंट में एम्प्लॉयर फाइंड आउट करने के लिए एकदम इजी वे है कि कोई भी ऐसे डिपार्टमेंट है जिस वो डिपार्टमेंट का पर्टिकुलर कंट्रोल है वो सर्विस पे, ओके, या वो इंडस्ट्री पे, तो वो डिपार्टमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? एज अ एम्प्लॉयर करके ट्रीट कर सकते हैं। वो डिपार्टमेंट के पास में ही राइट्स होता है अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल का। उसके बाद में आते हैं इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट। जो एक्ट है वो इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग है। इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में जितने भी थिंग्स आते हैं रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ वेजेस है, या फैक्ट्रीज एक्ट है, या रेलवेज एक्ट है, ये सब कुछ एक्ट किसके रिगार्डिंग है? इंडस्ट्री के रिगार्डिंग है। ये इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग है, जहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस है वो फुलफिल होते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस दोनों भी पार्ट, मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन के रिगार्डिंग जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने के लिए ये दोनों भी ये एबल है, इसके रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट है। तो अब तक का जो भी प्रोविज़न हम लोगों ने स्टडी किया, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए रहेंगे। इसके रिगार्डिंग हम लोग जो सीरीज़ ऑफ और जो वीडियोज़ हैं हम लोग आगे देखने वाले हो। अगर इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स आए या कोई पार्ट नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट्स करना, उसके रिगार्डिंग मैं एक्सप्लेनेशन का वीडियो फिर से बना दूंगा। थैंक यू सो मच।